हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो उसी टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आपके बीच बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा लेक्चर जो है आपको फिजिक्स का लाया गया है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संगम आपके इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। थ्योरी टाइप का क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी से भर के लाए हैं। जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको प्रत्येक लेक्चर में, अभी जितना भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जितने भी लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं, प्रत्येक लेक्चर में आपको 5, 6, 7 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो बहुत ही यूनिक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता है जो आपको नया कॉन्सेप्ट दे के जाता है। तो चलिए आज का एक बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा लेक्चर जो फिजिक्स का है उसको स्टार्ट करते हैं। और चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो आपके बीच रहा वो कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो आज जो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बेटा फिजिक्स का लेक्चर है। किसका लेक्चर है? फिजिक्स का। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, इसमें नो डाउट। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं आपके बीच, जो आपके बीच लाया गया है। बहुत ही अच्छा लेक्चर है, नो डाउट। जब आप इसको शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये लेक्चर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। तो चलिए आज का ये लेक्चर हम आपके बीच स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि आपको क्या करना है। मैं एक चीज़ हमेशा याद दिलाता हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो ये छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस आपका चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है रेगिस्तान। पहला क्वेश्चन है रेगिस्तान में मिर्चिका यानी मिरेज के बनने का कारण होता है। अक्सर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको मिरेज दिखाई देगा। मिरेज किस रूप में दिखाई देगा मैं आपको समझा दूं, कुछ एग्जाम्पल दे दूं, फिर आपको समझ में आएगा। जनरली आप बहुत अच्छे रोड पर चलते हैं तो अगर गर्मी का समय होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है, गर्मी का समय होगा, आप एनएच पर बहुत अच्छे नेशनल हाईवे होगा जो बहुत अच्छे तरह से पिचिंग किया हुआ है, उस पर आप अगर गाड़ी चलाते हैं और चलते हैं तो आपको दिखाई देगा कि आप जब चल रहे हैं तो आपसे थोड़ा दूर आगे 200-300 मीटर आगे आपको दिखाई देगा कि बरसा हुआ है और पिच पर आपको रोड पर पानी ही पानी नज़र आएगा। ऐसा आपको प्रतीत होगा। जब आप वहां जाएंगे तो बिल्कुल आपको पानी का एक भी बूंद दिखाई नहीं देगा। वैसा ही रेगिस्तान में होता है। जब रेगिस्तान में आप चलेंगे तो आपको जगह जगह थोड़ा दूर जाके आपको लगेगा कि वहाँ पर 200 मीटर आपको कहीं खाई है, वहाँ नदी पोखर तालाब टाइप का आपको नज़र आएगा, लेकिन वहाँ एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। उसी को हम लोग मिरेज बोलते हैं। और ये होता किसके कारण है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको मैंने पहले बताया है कि लगभग क्वेश्चन इसमें थ्योरी का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जब किसी कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति 100 प्रति सेकेंड हो तो उसका दोलन काल होगा। यानी आपको दो चीज़ इसमें बताया क्या गया है। कहता है कि आवृत्ति को म्यू और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन आपको दिया हुआ है 100 प्रति सेकेंड यानी 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये आपका दिया हुआ है। आवृत्ति दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका दोलन काल टाइम पीरियड कितना होगा। तो t बराबर 1/n होता है। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? t बराबर 1/n। तो 1/n बराबर कितना? 100 सेकेंड ऊपर जाएगा तो इतना सेकेंड हो जाएगा, यानी 0.01 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। 0.01 सेकेंड, ये भी 1/100 सेकेंड आपको आंसर ही दिया हुआ था। तो ये भी आपका बहुत ही आसान और थ्योरी का बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था जो आप लोगों ने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि जब जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो कुछ
ऊपर उठ जाता है, क्योंकि यानी जब नदी से जहाज समुद्र में प्रवेश करता है, जो आपका पनिया जहाज होता है वो आपको नदी से अगर समुद्र में प्रवेश करेगा तो आप ऐसे जनरली देखे भी होंगे, तो नदी से जैसे ही जहाज आपका समुद्र में प्रवेश करता है वैसे ही आपका जहाज जो है, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर आपको बोट है, ऐसे करके आपको मैं दिखाता हूँ, ज़रा समझने का कोशिश कीजिएगा। ये आपका बोट है और ये आपको नदी में तैर रहा है। ये आपका बोट जो है वो आपको नदी में है, किस में है, तो ये बोट आपका नदी में है और यहाँ पर मान लो पार्टीशन है और इधर आपको जो है दिखाई दे रहा है, जो लाल कलर से हम दिखा रहे हैं, ये आपको देखिएगा तो ये आपको क्या है, तो समुद्र है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, समुद्र है, ठीक है। ये आपको इधर नदी था और इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, समुद्र दिखाई दे रहा है। और जैसे ही जहाज़ नदी से समुद्र में आएगा तो जहाज़ की जो स्थिति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही जहाज़ आएगा तो जहाज़ का पोर्शन जो है वो आपको ऐसा दिखाई देगा, कैसा, जैसा कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ऊपर उठ जाता है, ये क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो नदी से जैसे ही जहाज आपका समुद्र में आएगा तो समुद्र में प्रवेश करते ही जहाज ऊपर उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समुद्र के पानी में बहुत सारे लवण पाए जाते हैं और समुद्र के पानी में जो बहुत सारे लवण पाए जाते हैं, जिस लवण के कारण जो होता है उसका घनत्व बढ़ जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और जब ये लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी में ये जाता है तो ये इसको क्या करता है, ऊपर उठा देता है। ये नीचे की ओर आपका रहता है, मतलब थोड़ा सा पोर्शन आपका नदी में नाव का नीचे की ओर रहेगा और इसको ये ऊपर दिखा देगा। तो किसके कारण होगा, घनत्व बढ़ने के कारण हो जाता है। समुद्र तट पर क्या कहता है, समुद्र में जल का घनत्व अधिक होता है, समुद्र में वाटर का डेंसिटी क्या होता है, अधिक होता है। और समुद्र में वाटर का जो घनत्व होगा वो जल का घनत्व अधिक क्यों होता है, कि समुद्र के जल में क्या होते हैं कि बहुत सारे लवण मिले हुए रहते हैं, बहुत सारे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के बहुत सारे लवण मिले हुए रहते हैं। वो सॉल्ट मिलने के कारण उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और इसी कारण नाव क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे थ्योरी के क्वेश्चन लाए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में आता है, एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन, और वहाँ पर आप लोग बीट कर जाते हैं और वैसे बीट हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो बराबर आपके एग्जामिनेशन में पूछा है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को उठा के लाए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत करवाएं। दरवाज़ों के हल्के हत्थे दरवाजे के द्वारा उस छोर पर लगा होता है जो कब्जे वाले छोर अधिकतम दूरी पर हो। यानी आपको बेटा पता होगा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्या वो आप ध्यान से देखेंगे। ये आपका दरवाज़ा है, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। और इसमें भी फिजिक्स का लॉ है, क्योंकि हम चलते हैं तो ये आपको कहानी पता होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक दरवाज़ा को लगाते हैं। आप अगर देखिएगा ऐसे करके इसमें एक दरवाज़ा लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पर क्या किया गया है, बकलस लगाया गया है। इधर से आपका दरवाज़ा है और खोलने वाला जो कुंडी आपको दिया गया है वो आपको दिया है। खोलने वाला कुंडी कहाँ दिया गया है, इधर दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि इधर आपका कब्जा लगा होता है तो कुंडी मैक्सिमम दूरी पर होता है, खोलने वाला, यानी जिधर से एक तरफ से आपका पल्ला लगा होता है तो जितना दूरी पर हो उतना दूरी पर रखा जाता है। क्योंकि दूर से जब आप किसी भी चीज़ को, अगर नज़दीक से आप किसी चीज़ को तोड़ना चाहेंगे तो आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन दूर से आप चाहेंगे अगर किसी चीज़ को तोड़ना तो उसमें मैक्सिमम फोर्स लगता है और वो आसानी से ब्रेक कर जाता है। तो कहता है कि दरवाजे के हत्थे, हाथ से जो दरवाज़ा को खोला जाता है, यानी दरवाज़ा का जो आपका कब्जा होता है, ठीक है, कब्जा जो होता है या दरवाज़ा का कुंडी जो होता है, दरवाज़ा का कुंडी जिसको बोलते हैं, वो कुंडी हमेशा कब्जा वाला से बहुत दूर होगा। यानी पल्ला का एक किनारे आपको कब्जा होगा तो दूसरा किनारा क्या होता है, कुंडी होता है। तो दूसरे छोर पर यानी अधिकतम दूरी पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है वही आपसे पूछा जा रहा है। ये इसीलिए रखा जाता है क्योंकि जैसे ही इससे जितना दूरी आपको बढ़ेगा, जितना दूरी इससे बढ़ाइएगा तो आघूर्ण जो होगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, आघूर्ण जो होगा, ठीक है, वो आपको आघूर्ण दूर जाने पर अधिक होगा और वहाँ पर आपको कम फोर्स लगाना होगा और उसको आसानी से खोल सकते हैं। इसीलिए कब्जा और कुंडी जो होता है, यानी कब्जा और आपका वो क्या बोलते हैं, ये कब्जा जिससे उसको लटकाया जाता है वो कब्जा होता है, और कुंडी जो होता है बंद करने वाला, कुंडी और कब्जा के बीच मैक्सिमम दूरी को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, कुंडी और कब्जा के बीच मैक्सिमम
दूरी को रखा जाता है ताकि आघूर्ण बहुत अधिक लगे और आसानी से कम बल लगाकर आप लोग उसको खोल पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में अदिश को बताइए। इसमें पूछ रहा है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, कौन सा क्वांटिटी पूछ रहा है कि स्केलर क्वांटिटी कौन है, वही आपको अदिश राशि पूछ रहा है। तो बल क्या होता है, तो बल आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। बल कौन सा क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स बराबर क्या होगा, वैसे बल आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप जानते ही होंगे। ऊर्जा आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। ऊर्जा कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर यानी अदिश राशि ये होता है। ये कौन सा राशि होता है, अदिश राशि होगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका कौन सा राशि होता है, तो ये आपका सदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है, तो ये आपका सदिश राशि होता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, अदिश और सदिश, ठीक है। ये आपको सदिश राशि है और ऊर्जा आपको कौन सा राशि है, तो अदिश राशि है, ठीक है। त्वरण भी आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन भी आपका सदिश राशि होगा। ये कौन सा राशि होगा, सदिश होगा। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बटा टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, और वेलोसिटी आपका सदिश राशि है। मोमेंटम भी मास गुने वेलोसिटी होता है। मास स्केलर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो ये भी आपका कौन सा राशि है, तो सदिश राशि है। और आघूर्ण भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी कौन सा राशि है, तो ये भी बेटा आपका सदिश राशि है, ठीक है। तो 4 सदिश हो गया। पूछ रहा था अदिश, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। हमारे बी ऑप्शन जो होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, सही ऑप्शन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सूर्य किस प्रकार का पिंड है। सूर्य भी आपका एक आपका हेवनली बॉडीज है, पिंड है। वह किस प्रकार का है, तो सूर्य आपको प्लेनेट नहीं होता है, ग्रह नहीं होता है, गॉड नहीं है। वैसे हम शुरू से हमारी परंपरा है, हिंदू धर्मों की परंपरा है, तो उसको सूर्य देवता हम लोग मानते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत है उसका सिंगल मात्र एक ही स्रोत आपका ऊर्जा का है, वो सूर्य है। और उसी से डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दूसरे रूप में हम एनर्जी लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो सोर्स है, मेन सोर्स जो माना जाएगा पृथ्वी का ऊर्जा का, वो मुख्य स्रोत आपका सूर्य होता है। इसलिए हम देवता मानते हैं, उनका पूजा करते हैं। सैटेलाइट नहीं है आपको, नक्षत्र कॉन्स्टिलेशन भी नहीं है। ये आपका क्या है, सूर्य आपको एक हेवनली बॉडीज है जिसको हम लोग स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या करता है कि लेंस की आवर्धन क्षमता है। ये सब फार्मूला वाला क्वेश्चन है। आवर्धन क्षमता का सूत्र है, तो मैग्नीफिकेशन जो होता है लेंस का, मैग्नीफिकेशन जो लेंस का होगा वो क्या होगा, वही आपको बताना है। आवर्धन जो होगा किसका, लेंस का, तो लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो v अपॉन यू होता है। v अपॉन यू पर v आपका क्या है, तो प्रतिबिंब का दूरी है। v आपका क्या है, प्रतिबिंब का दूरी है। प्रतिबिंब का दूरी है v आपका। और u आपको क्या दिया गया है, तो u आपको वस्तु का दूरी है। किसका दूरी है, तो वस्तु का दूरी आपको u होता है और प्रतिबिंब का दूरी आपको v होता है। ये आपके क्या होते हैं, तो ये आपके इमेज डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, तो आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। नीचे वाला क्या होता है, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। एक इमेज डिस्टेंस और दूसरा आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये आपका इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। ये दोनों होता है। आ गया समझ में, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपको दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन v अपॉन यू। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, v अपॉन यू इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है यानी किसका मात्रक है, तो चार्ज का यूनिट क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। मात्रक यानी क्या, यूनिट। चार्ज का यूनिट क्या होगा वो आपको पूछा गया है। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि चार्ज का यूनिट जो होगा वो आपका क्या होगा, कूलम होगा। चार्ज का यूनिट क्या होगा, वो आपका चार्ज का यूनिट आपका कूलम होगा। ये आप ऑब्वियसली जान रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी आपके बीच था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब इतना क्वेश्चन करने के बाद एक थैंक यू तो बनता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बेटा, क्वेश्चंस बहुत छोटे हैं, थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन आगे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको लिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको थ्योरी टाइप का और कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन लिया गया है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके कॉन्सेप्ट को या आपके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चाय पानी कर लो, आज तो कुछ प्रेशर है नहीं ज़्यादा, फिर भी
तो आगे बढ़ा जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी लगता है। कहता है यदि एक प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर हो तब उस पर लगने वाला बल आपको होगा, सो पूछ रहा है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन को रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में किसको रखा गया है, प्रोटॉन को रखा गया है। और कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में अगर प्रोटॉन हमारा स्थिर होता है, प्रोटॉन हमारा मूवमेंट नहीं करता है, प्रोटॉन हमारा रुका हुआ होता है, तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा यानी उस पर जो आपका बल लगेगा वो बल आपको कितना लगेगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। डाल्टन ने बताया था, क्या बताया था, डाल्टन ने बताया था, डाल्टन बहुत कुछ बताया था, ठीक है। डाल्टन्स ने बताया कि आपको मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन्स आर इन मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, आर इन मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। डाल्टन ने बताया था कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा किस में होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा मोशन में होता है। किस में होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा मोशन में होता है। डाल्टन ने बताया, क्या बताया डाल्टन ने, तो डाल्टन ने बताया था कि आपके प्रोटॉन्स जो होते हैं वो आपको चुंबकीय क्षेत्र में गति में होते हैं। P प्लस जो होगा वो आपके क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा गति में होगा। किस में होगा, क्षेत्र में गति में होगा, ऐसा आपको बताया था, गति में होगा। ये आपको कौन बताया था, तो जब प्रोटॉन आपके गति में होता है तो उस पर कुछ ना कुछ बल लगता है, उस पर क्या लगता है, कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। लेकिन जैसे ही प्रोटॉन आपका स्टैटिक हो जाएगा, प्रोटॉन आपका स्थिर हो जाएगा, प्रोटॉन आपको रुक जाएगा, तो जैसे ही प्रोटॉन रुकेगा वैसे ही उस पर जो बल लगेगा वो बल कितना के बराबर लगेगा, 0 के बराबर लगा। तो ये तो डाल्टन का हिसाब था। ये किसका हिसाब था, तो ये डाल्टन का हिसाब था, जैसा मैंने आपको समझाया। आगे देखिएगा क्या कहता है, लॉरेंज फोर्स। आपको ये भी एक फोर्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में आपके लगते हैं, इसका भी कहानी हम बताते हैं। और तीसरा भी कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। एक बच्चा था वो आपके बीच था, एक कमेंट करके पूछ रहा था कि सर मोमेंट ऑफ फोर्स का यानी गति का, बल का जो दिशा होता है उससे संबंधित एक लेक्चर बताते। तो बेटा ध्यान से देखो, आज हम आपको लगभग कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर करेंगे इसके बीच, तो ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक आपका लॉरेंज बल होता है, लॉरेंज फोर्स होता है। क्या कहता है कि चुंबक के सापेक्ष एक गतिमान आवेशित कण क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव करता है। बिल्कुल सही चीज़ है, जैसा मैंने समझाया, डाल्टन ने भी वही चीज़ बताया। तो क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के रिस्पेक्ट में, चुंबकीय क्षेत्र के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो चुंबकीय क्षेत्र के रिस्पेक्ट में कोई भी आपका जो चार्ज पार्टिकल्स होगा वो मोशन में होगा। वैसे चार्ज पार्टिकल्स जो किस में हो, मोशन में है, तो चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष एक गतिमान आवेशित कण यानी एक ऐसा ऐसा चार्ज पार्टिकल्स जो मोशन में हो, एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो, उसके कारण, चार्ज पार्टिकल्स के वेलोसिटी के कारण, यानी चार्ज पार्टिकल्स जो मोशन में होता है, कोई भी आवेशित कण जो गति में रहता है और उसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में डाल दिया जाता है, तब उसके कारण वो किसका अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है। और इसी बल को क्या कहा जाता है, लॉरेंज फोर्स यानी लॉरेंज बल कहा जाता है, लॉरेंज बल कहा जाता है। तो लॉरेंज ने ये क्लियर कर दिया कि आपका मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी आवेशित कण को आप डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को या किसी भी आवेशित कण को आप अगर डालते हैं, तो डालने के बाद उस चार्ज पार्टिकल्स पर जो बल लगेगा वो बल आपका तब लगेगा, जिस बल को हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं या लॉरेंज बल कहते हैं, वो तब लगेगा जब आपके आवेशित कण जो होगा वो किस में होगा, गति में होगा। वो आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अगर गतिमान होता है, गति में होता है, तो उसी गति के कारण बल लगता है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन बेटा आवेशित कण है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं।
ये कौन सा कण है? तो आवेशित कण हमारा प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन ये इसमें क्या है? तो स्थिर है। स्थिर मतलब क्या? गतिमान नहीं है, गतिमान नहीं है। और ये जब गतिमान नहीं है तो इसी के गति के कारण तो बल लगता है, इसी के गति के कारण बल लगता है। तो ये स्थिर है, इसीलिए इस पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? शून्य लगेगा। तो इसीलिए कहता है P प्लस शून्य बल अनुभव करेगा, क्योंकि यह स्थिर है, क्योंकि यह क्या है? स्थिर है। तो डाल्टन के हिसाब से भी, लॉरेंज के हिसाब से भी। अब आप फार्मूला भी देखिएगा तो फार्मूला के हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि दोनों का जब प्रोडक्ट लिखिएगा, जो आपको चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं वो भी आपको दिखा दूं कि यह आपका सर्कुलर फॉर्म है, जहाँ मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ पर मान लो v वेलोसिटी से कोई सब्सटेंस मूव कर रहा है, जो चार्ज पार्टिकल्स आपका है वो आपका मूव कर रहा है। तो इन दोनों के बीच जो आप देखिएगा, तो इन दोनों के बीच यहाँ पर और सेंटर के बीच जो यहाँ फोर्स आपको दिखाई देगा, तो ये भी कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? और जब इसका प्रोडक्ट आप निकालिएगा, जब इसके प्रोडक्ट को आप निकालेंगे तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? तो कॉस 90 डिग्री का मान आएगा, और वहाँ पर भी कॉस 90 का मान क्या होगा? 0 होगा। तो तीनों दृष्टिकोण से, एक एक करके सारे दृष्टिकोण से मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपका इस पर जो बल लगेगा वो बल कितना के बराबर होगा? तो शून्य के बराबर होगा। क्यों होगा? आप एक लाइन में याद रखिएगा, मैं एक लाइन में बता देता हूँ आपको। अगर डाल्टन्स का कॉन्सेप्ट याद नहीं हो, लॉरेंज का कॉन्सेप्ट याद नहीं हो, इसका फार्मूला याद नहीं हो, फिर भी आप ऐसे क्वेश्चन को बीट करके नहीं आएंगे। एक एक क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में सॉल्व करके आएंगे, ये मेरा वादा रहा। ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाऊंगा आपके बीच में कि आपसे एक भी क्वेश्चन बीट नहीं होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल्स होगा, तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र ही क्या होता है वो आप जरा सा समझो ना। कि जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स में अगर आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनाकर बाहर की ओर बनता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है तो उसमें जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बना के किसकी ओर बनेगा? तो अंदर की ओर बनेगा, ठीक है। ये आपके बनेंगे। और यही चार्ज जब मोशन में चला जाता है, यही चार्ज जब मोशन में चला जाता है, यही जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, जिसको आपको चार्ज पार्टिकल्स कहा जाता है, यही अगर मोशन में चला जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। तो चार्ज पार्टिकल्स में मोशन होगा तब तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और चार्ज पार्टिकल्स में मोशन होने के लिए, चार्ज पार्टिकल्स को मोशन में लाने के लिए बल की आवश्यकता होगी। तो चार्ज पार्टिकल्स पर बल लगेगा तब चुंबकीय फील्ड का निर्माण होगा। चार्ज पार्टिकल्स पर जो आपको आवेशित कण है उस पर बल लगेगा तब वो गति में जाएगा, और जब वो गतिमान हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। और सीधी सी बात है, अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र पहले से है, उसमें अगर चार्ज पार्टिकल्स को डालिएगा तो उस पर उल्टा बल लगेगा। बात तो बराबर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखिए आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन एक लेके आए हैं। भाषणों में प्रयुक्त होने वाले ध्वनि प्रबंधक, एम्पलीफायर तथा ध्वनि विस्तारक का विस्तारक लाउड स्पीकर के द्वारा वक्ता से उत्पन्न ऊर्जा को, भाइयों एवं बहनों, भाइयों एवं बहनों, आप ये शब्द आपको याद होगा, भाइयों एवं बहनों, भाइयों एवं बहनों, माताओं एवं पिताओं। ऐसे बहुत सारे भाषण आप सुनते होंगे हमारे मंत्रिमंडल में। हमारे बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं, महानुभाव सब, मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि वो देश का संरक्षक है और देश को कैसे चलाते हैं आपसे छुपा हुआ नहीं है, हमसे छुपा हुआ नहीं है। मैं उन पर कोई हस्तक्षेप और टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आप सुने होंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं भाइयों एवं बहनों, भाइयों एवं बहनों। कहाँ बोलते हैं? माइक में चिल्लाते रहते हैं, माइक में चिल्लाते रहते हैं, भाइयों एवं बहनों, भाइयों एवं बहनों। इट मीन्स कि जो माइक में चिल्लाते हैं, और वो माइक आपको किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो एम्पलीफायर से जुड़ा हुआ रहता है, लाउड स्पीकर से जुड़ा हुआ रहता है। तो वो जब बोल के चले जाते हैं उसके बाद भी बहुत सारे मीडिया चैनल वाले आपको दिखाते होंगे। तो ये माइक में जो भाषण प्रयुक्त होता है, माइक का जो भाषण हम देते हैं और उससे जो ध्वनि निकलता है, उसको एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर जो होता है, वो लाउड स्पीकर के द्वारा वक्ता से जो उत्पन्न एनर्जी होता है, जो साउंड एनर्जी आपका उत्पन्न होता है, उसको लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर दोनों
क्या करता है वही आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर दोनों का काम क्या होता है कि जो आप भाषण देते हैं तो आपसे जो साउंड एनर्जी निकलता है, जो ध्वनि ऊर्जा आपके ध्वनि यानी आपके बोलने से जो ध्वनि ऊर्जा निकलता है, उस ध्वनि ऊर्जा को संरक्षित करने का काम करता है, संरक्षित करते नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे मैं आपको जिस माइक से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास भी माइक है, उस माइक का कीमत बेटा 50,000 प्लस रुपया है। 50,000 प्लस रुपया के माइक से पढ़ा रहे हैं तो आपको साउंड का क्वालिटी पता चल रहा होगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास का भी वीडियो पढ़ाते वक्त भी आप लोग को अपलोड कर देता हूं। कितनों शोर शराबा हो, आप मेरे बगल में भी खड़ा हो जाइएगा, मैं आपसे बात करूंगा तो केवल मेरा आवाज़ ही लेगा, क्योंकि ये मेरा पालतू है, मेरा पाला हुआ चीज़ है, तो मेरा ही आवाज़ लेगा, आपका आवाज़ नहीं लेगा। तो ये भी इसकी एक क्वालिटी होती है। तो क्या करता है, नियंत्रित करने का काम एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर का काम होता है कि अगर कोई वक्ता कुछ बोलता है तो बोलने के दौरान जो उससे साउंड एनर्जी निकलता है उसको क्या करने का काम करता है, तो नियंत्रित करने का काम करता है। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, पहली बार ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सब बेटा मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाया गया मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, और उसके वेग को आधा कर दिया जाए, तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कई एक क्वेश्चन करवाया है, नो डाउट कि आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवाए गए हैं। कहता है मान लो कि किसी का मास m1 जो है वो आपको m दिया हुआ है, ठीक है, और v1 मान लेते हैं कि आपका v दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी ke1 जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। छुपा हुआ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। क्या आ जाएगा, हाफ mv² आपको काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो हाफ mv² आपको आ जाएगा, 1/2 mv² आपको आ जाएगा, नो डाउट। अब ऐसे ही हम चलेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे, तो आगे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या आएगा, तो अब कहता है कि मास आपको जो हो गया m2 जो है वो मास को दुगुना कर दिया गया है, तो 2m हो गया। ठीक है, वेलोसिटी जो v2 है वो आधा कर दिया गया है, तो v/2 हो जाएगा। और उसके बाद तब काइनेटिक एनर्जी जो हमारा आएगा ke2 वो आपको क्या हो जाएगा, हाफ m के जगह पर क्या हो जाएगा 2m, और v के जगह पर क्या हो जाएगा v/2 का होल स्क्वायर, हाफ mv² हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास आया क्या, तो 1/2 mv 1/2 mv² आ जाएगा। ये आपको ऑप्शन आ जाएगा 1/2, यानी इसको गुना करेंगे तो 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1/2 को बाहर ले लिए, 1/2 अंदर आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 हाफ mv² ke1 के बराबर था, तो 1/2 ke हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ke1 हो जाएगा। इससे ये पता चला, क्या पता चला हमारे पास वो आपको समझ में आ गया होगा। क्या पता चला, तो ऊपर वाले इससे ये पता चला कि काइनेटिक एनर्जी 2 जो है वो दूसरा वाला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 1 का कितना हो गया, हाफ हो गया। और ये कैसे पता चला, तो ये हाफ कब हुआ, तो जब मास को डबल कर दिया जाए और वेलोसिटी को आधा कर दिया जाए, यानी उसके द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए और उसके वेग को आधा कर दिया जाता है, तब जो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होता है वो काइनेटिक एनर्जी आपका बाद वाला जो होगा वो पहले वाला का, बाद वाला जो होगा वो पहले वाला का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना कहता है, गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा बेटा आधा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो आपके बीच हम समझा दिए हैं। तो ये भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन हम इससे पहले भी बहुत सारे सेट में कर चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत सुलझा हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं भार क्रमशः 4 किलोग्राम एवं 29.4 न्यूटन है। बेटा अर्थ का बात है, किसका बात है, अर्थ का बात है। ध्यान से समझिएगा जैसे मैं समझाने जा रहा हूँ। यह आपका पृथ्वी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब कहता है कि इस पर किसी भी चीज़ का, किसी वस्तु का जो मास है, यानी कोई आपको वस्तु लिया गया है, कोई भी ऑब्जेक्ट लिए गए हैं, कोई सब्सटेंस या कोई मैटर को लिया गया है, जिसका मास आपको कितना दिया गया है, तो 4 kg दिया गया है। और उस वस्तु पर जो फोर्स लग रहा है वो आपको दिया हुआ है 29.4 न्यूटन, इस पर बल लग रहा है। नो डाउट ये आपको अर्थ का कहानी है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। कहता है कि चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान और भार क्या होगा। तो ये कहानी हमारा पृथ्वी पर था किसी वस्तु, ठीक है। अब हम
उसी वस्तु को कहाँ लेके जा रहे हैं, चंद्रमा पर लेके जा रहे हैं। जैसे मान लो तुम है तो तुम्हारा ही मास मान लेते हैं 44 kg है और 29.4 न्यूटन तुम पर बल लग रहा है, ठीक है। तो आप ही को अगर चंद्रमा पर हम भेज दें तो आप में क्या परिवर्तन होगा, तो आपको पता होगा 1/6 गुना क्या हो जाता है, वो आपको बताते हैं। तो बेटा मास के विषय में हम पहले भी बता चुके हैं कि मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, वो आपको पता होगा। नहीं होगा तो मैं एक बार और बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मास क्या होता है, तो मास बेटा द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या होता है, तो द क्वांटिटी कंजर्व इन एनी सब्सटेंस, या किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर जितने ज़्यादा वस्तु को ठूंस दिया जाता है, कोई भी डब्बा हो कुछ भी हो। जैसे हमारा मास क्या होगा, तो हमारा मास पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं चेंज कर सकता है। आपका मास पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं चेंज करेगा। आपका मास चेंज तब करेगा जब मैं आपको तराजू पर बैठा दूं या किसी चीज़ पर बैठा दूं जिस पर आपका वजन, हम मास द्रव्यमान मेजर कर रहे हैं, और उसी समय हम आपको 2 लीटर ठंडा पिला दे, 2-4-10 स्पंज खिला दे, 2-4-10 जो आपको पसंद है खाने वाला आइटम खूब खिला दे, 2-4 किलो आपको खिला दे, तो आपका मास 50 पर तराजू पर बैठाए, थोड़ा जैसे ही पूरा खा लीजिएगा तो 50 के बाद क्या हो जाएगा, 4 किलो खाइएगा तो 54 हो जाएगा। तो वो तब होगा जब आपको खाइएगा। वैसे मास आपको चेंज नहीं करता है, पूरे यूनिवर्स में कहीं चेंज नहीं करता है। मास और द्रव्यमान जो है नेवर चेंजेज इन यूनिवर्स, नेवर चेंजेज एनीवेयर, नेवर चेंजेज एनीवेयर, नेवर चेंजेज एनीवेयर। हाँ, ये चेंज होता है, आपको कब चेंज होता है वो हम आपको अभी वो भी समझा देते हैं कि नेवर चेंजेज एनीवेयर यानी कहीं बदलता नहीं है, कहीं बदलता नहीं है। मास जो होगा आपको क्या होगा, कहीं बदलता नहीं है, आपको मास आपको नहीं बदलेगा, ठीक है, बदलता नहीं है। अब मास आपको चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा, तो इसको चेंज करने का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। किससे, तो E बराबर mc² से, E बराबर mc² से आइंस्टीन ने मास को भी चेंज करने का सिद्धांत दिया था। तो मास आपको जब आपको स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दिया जाएगा, यानी आपको अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया जाए तो आपका मास घटेगा और आपका मास किस में चेंज करना शुरू कर देगा, एनर्जी में बदलना शुरू कर देगा। ऐसे मास आपका कांस्टेंट क्वांटिटी होता है जो पूरे यूनिवर्स में कभी बदलता नहीं है। तो मास पृथ्वी पर भी 4 किलो था और चंद्रमा पर भी 4 किलो हो जाएगा, लेकिन हमारे पृथ्वी पर जो जी का मान लगता है वो आपको 9.8 लगता है। लेकिन पृथ्वी से जैसे ही दूरी आपका बहुत ज़्यादा चंद्रमा पर जाइएगा तो दूरी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर जो जी का मान आपके बॉडी पर लगेगा वो 1/6 टाइम जी ऑफ अर्थ, जी ऑफ अर्थ, यानी 1/6 जी ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर जो आपका भार हो जाएगा वो आपको भार किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारे पृथ्वी पर अर्थ पर जो जी का मान लगता है उसका 1/6 गुना, 1/6 मान आपको किस पर लग जाएगा, 1/6 मान जो है वो आपको किस पर लग जाएगा, तो 1/6 मान आपको अर्थ का 1/6 जी मान आपको किस पर लगता है, आपको चंद्रमा पर लगता है। तो जी आपका 1/6 गुना हो जाएगा, तो फोर्स मास तो वही रहेगा, तो एफ जी में परिवर्तन हुआ तो फोर्स जो आपका मून पर लगेगा वो भी 29.4 का कितना गुना हो जाएगा, 1/6 गुना हो जाएगा। जी तो आपका मास में तो परिवर्तन हुआ नहीं, तो फोर्स कितना हो जाएगा, बट ये केवल बदल जाएगा जी का मान, तो केवल जी के हिसाब से पूरे फोर्स में आपका परिवर्तन हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, तो 6×4 = 24 और 6×9 = 54, इतना न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो आपका एम का मास कितना आया, तो एम आ गया 4 किलो, तो एम आपका 3 किलो, इतना ये होगा नहीं, ये आपका 5 किलो होगा नहीं, 3 किलो होगा नहीं, 0.5 किलो होगा नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ई इज द करेक्ट ऑप्शन। एफ आपका कितना लगा, तो जी आपका इस पर इतना था, इस पर एफ आपका इतना लग रहा था और इस पर एफ आपका इतना लग रहा है। और मास पृथ्वी पर 4 किलो था और चंद्रमा पर भी कितना है, 4 किलो है, ठीक है। तो ये भी आपके बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, किसका, थ्योरी का। आपको बहुत ही जबरदस्त और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिएगा। क्या कहता है कि मोटर गाड़ियों में किस प्रकार का स्टीयरिंग चालक के लिए सुविधाजनक होगा। बेटा देखो, मोटर गाड़ी जो होता है उसमें स्टीयरिंग आप देखे होंगे, स्टीयरिंग आपको ऐसा होता है, ऐसा होता है, एक आपके एक्सिल होते हैं और ऐसे ऐसे आपको
रेडियस करके 2 3 4 ऐसे लगा होता है। तो आप इसको जो बढ़ाइएगा, ये रेडियस को आप अगर बढ़ाइएगा तो घुमाना आसान हो जाता है। जैसे आपको मोटरसाइकिल का ही हैंडल है, तो मोटरसाइकिल का हैंडल बीच में अगला चक्का का एक एक्सल होता है, नहीं ऐसे एक एक्सल होता है, और इसी एक्सल में क्या रहता है, तो ऐसे करके इसी एक्सल में आपको ऐसे करके हैंडल रहता है, जिस हैंडल को हम लोग क्या करते हैं ऐसे करके रहता है, ठीक है, और इसी को पकड़ के हम लोग ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं। तो हो सकता है कि अगर इसको हम कम कर दे, इसको हम क्या कर दे, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा, इसको हम ऐसे ऐसे करके यहाँ ले आएँ और इसको हम ऐसे ऐसे करके यहाँ ले आएँ और एक रॉड को नचा के बोलेंगे ऐसे ऐसे चलाने के लिए, तो आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, घूमबे नहीं करेगा, घूमबे नहीं करेगा, घूमेगा क्या, नहीं ना घूमेगा। तो नहीं घूमता है, क्यों नहीं घूमता है, आप देखते होंगे रिंच से या किसी भी नट को हम कसते हैं तो स्लाइड रिंच या कुछ पकड़ के ऐसे करके उसको चौड़ा कर देते हैं, तो स्टीयरिंग भी रहेगा अगला चक्का का जो आपका कारूर होता है। तो आप देखिएगा, आपको मैं बताता हूँ कि बड़ा बड़ा गाड़ी जो होगा, जो हैवी लगेज का डीजल इंजन गाड़ी आता है, ट्रक उड़क 10 चक्का 12 चक्का 20 चक्का 40 चक्का, तो उसमें बड़ा बड़ा स्टीयरिंग होता है जिसको ऐसे ऐसे ड्राइवर ऐसे ऐसे नचाते रहता है। वो क्या होता है कि जब आप जो आपका स्टीयरिंग है, उस स्टीयरिंग का आप क्या कीजिएगा, डायमीटर और व्यास को बढ़ाइएगा, तो आपको कम बल लगाना होगा, आसानी से वो मूव जाएगा। तो कहता है कि मोटरसाइकिल में किस प्रकार का स्टीयरिंग, मोटर गाड़ियों में किस प्रकार का स्टीयरिंग चालक के लिए सुविधाजनक होगा, तो बड़े व्यास वाला बेटा ज़्यादा सुविधाजनक होता है। बड़ा व्यास वाला जो होता है वो आपको क्या होता है, ज़्यादा सुविधाजनक होता है। कम व्यास वाला जो होगा, ठीक है, कम जिसका व्यास होगा, अगर इसको छोटा कर करके इसको छोटा कर दो और 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 छोटा कर दो, आपका ये एक्सल आ जाएगा। कौन घुमाना आपको आसान होगा, इसमें इसको घुमाइएगा, सो कौन घुमाना, तो सबसे बड़ा वाला इसको पकड़ के घुमाना आसान होगा, ठीक है, इसमें कम बल लगाना होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब कहता है रॉकेट का इंजन काम करता है। मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था कि रॉकेट का इंजन यानी न्यूटन के तीसरे नियम पर किसका इंजन काम करता है। ये क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में हम करवाए थे कि न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। वहाँ हम समझाए थे कि प्रत्येक क्रिया का समान एवं विपरीत दिशाओं में प्रत्येक क्रिया का समान और विपरीत दिशाओं में अभिक्रिया होता है, तो वो क्या हो, प्रतिक्रिया होता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, जितने भी क्रियाएं होती है उसका जितना क्रिया होता है उसके विपरीत दिशा में उतना ही आपका प्रतिक्रिया भी होता है, ठीक है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। और वहाँ पर हम रॉकेट इंजन और चंद्रयान 3 का चर्चा किए थे कि चंद्रयान 3 जिस वेग से ऊपर गया था उसी वेग से धुआं को नीचे की ओर पुश किया था, तो धुआं नीचे निकला था और वो ऊपर गया था। वही कहानी कहता है कि रॉकेट का इंजन काम करता है तो किसके नियम पर, तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर। किसके, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर यह काम करता है। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से काम करेगा, और इसमें जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से काम करेगा तो इसमें मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम आपके कंजर्व होंगे। इसमें मोमेंटम जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। मोमेंटम यानी संवेग आपका संरक्षित हो जाएगा। संवेग क्या हो जाएगा, आपका संरक्षित हो जाएगा। तो आप जो आप रॉकेट आप देखते हैं तो रॉकेट का संवेग, मास और वेलोसिटी दोनों आपका संरक्षित होता है। दोनों में किसी में कोई नुकसान, ना मास घटता है ना वेलोसिटी किसी भी एंगल से घटते हैं, वो आपको सेम रफ्तार से चलता रहेगा, समान मास रहेगा। तो न्यूटन्स के थर्ड नियम के अनुसार आपको रॉकेट का इंजन काम करता है और उसमें आपको मोमेंटम क्या हो जाते हैं, कंजर्व हो जाते हैं। संवेग क्या हो जाता है, संरक्षित हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ये वर्क करेगा। किसके प्रिंसिपल पर, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर वर्क करेगा। और ये किसके हिसाब से आया, तो न्यूटन्स के तीसरे लॉ के हिसाब से आया। न्यूटन्स के कितने लॉ से, तो तीसरे लॉ के हिसाब से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समान वृत्तीय गति में, क्या कहता है, एक समान वृत्तीय गति में, यानी बेटा आपका ऐसा दिया हुआ है कि सर्कुलर पाथ है। इस सर्कल में क्या होता है कि इसके एलोंग आपको कोई सब्सटेंस आपको चल रहा है, तो इसके एलोंग जो सब्सटेंस चलेगा तो आपको दो चीज़ पता होगा कि जब सर्कुलर पाथ पर कोई सब्सटेंस चलता है तो कहता है कि समान वृत्तीय गति है, यानी इसका गति जो है वो आपको स्पीड क्या होगा, सेम है। स्पीड आपका क्या है, सेम है। स्पीड आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। स्पीड सेम स्पीड हो जाएगा। स्पीड डिस्टेंस बटा टाइम होता है, लेकिन वेलोसिटी आपका सेम नहीं होगा। वेलोसिटी जो होंगे वो आपको वेलोसिटी
करेगा, वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा वो हम आपको बताते हैं। तो क्वांटिटी होता है तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा? तो ये आपके स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है? अदिश राशि होता है। तो ये आपको सेम होंगे, यानी स्पीड आपका कांस्टेंट हो सकता है, स्पीड आपका अचर हो जाएगा, और वेलोसिटी आपका चेंज करेगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ पर डायरेक्शन चेंज करते रहता है। क्या करते रहता है? डायरेक्शन चेंजेज कंटिन्यूअसली, डायरेक्शन चेंजेज कंटिन्यूअसली, डायरेक्शन चेंजेज कंटिन्यूअसली। डायरेक्शन क्या करते रहेगा? हमेशा, दिशा हमेशा बदलते रहता है। दिशा क्या रहता है? हमेशा बदलते रहता है। दिशा हमेशा बदलते रहता है। दिशा हमेशा बदलते रहता है। दिशा इसमें क्या होता है? हमेशा बदलते रहता है। तो आपको स्पीड सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन आपका क्या करते रहता है? चेंज करते रहता है। तो ये आपको अचर हो जाएगा, कांस्टेंट यानी अचर हो जाएगा, और ये चेंज करते रहेगा तो ये आपका चर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। तो सर्कुलर पाथ पर, क्योंकि इस पॉइंट पर और जहाँ जैसे बढ़ेगा तो इसका डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा, यहाँ अगर आ जाएगा तो इसका डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन जो होता है सर्कुलर पाथ में वो टेंजेंट के अलोंग किसी भी पॉइंट पर आप देखिएगा तो उसके स्पर्श रेखा के अलोंग उसका दिशा हो जाता है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे तो डायरेक्शन आपको क्या होगा? चेंज होगा। स्पीड आपको समान रहेगा, वो हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ कहता है कि समान वृत्तीय गति, यानी आपका वृत्तीय गति जो है वो आपको ऑलरेडी समान दिया हुआ था, तो आपको स्पीड कांस्टेंट होंगे, डायरेक्शन चेंज करेगा। अब ऑप्शन को देखिए, चाल और वेग दोनों कांस्टेंट होगा, नहीं। चाल चर और वेग अचर, ये नहीं होगा। तो स्पीड मतलब क्या? स्पीड यहाँ पर आपका ये हो गया चाल, ठीक है, और ये आपके क्या हो गए? तो वेग हो गए। ये क्या हो गए? वेग हो गए, ठीक है। तब आपका चाल और वेग, चाल आपका अचर होगा और वेग क्या होगा? तो चर होगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों चर होंगे ये भी संभव नहीं है। एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एक एक चीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। आगे की ओर मूव करें, आगे की ओर मूव करें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार खगोलीय पिंडों के बीच का दूरी। देखो, बिग बैंग थ्योरी बेटा आता है एक, अभी हम उस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी आपको क्या होते हैं कि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार जितने भी खगोलीय वस्तु है उन सारे खगोलीय वस्तु के बीच की दूरी क्या होता है? बढ़ता है, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू, हम इससे पहले एक बार बिग बैंग थ्योरी का आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, लेकिन आपको आधुनिक सिद्धांत के अनुसार जो खगोलीय पिंड होगा, जितने भी आपको एस्टेरॉइड्स होंगे या हेवनली बॉडीज होगा, जो यूनिवर्सल बॉडीज होगा, हमारे यूनिवर्स में जो हेवनली बॉडीज सब पाए जाते हैं बड़े बड़े, वो सारे के सारे खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी क्या हो रही है? तो कंटिन्यूअसली आधुनिक सिद्धांत के हिसाब से, मॉडर्न प्रिंसिपल के हिसाब से ये हमेशा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, हमेशा बढ़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि उल्का क्या होता है? उल्का क्या होता है वो बेटा समझो। आप देखे होंगे, आपको एक चीज़ पता होगा कि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप रात के समय में तो देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्स आपके टिमटिमाते रहते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि रात के समय में बहुत सारे स्टार्स आकाश में, जब नज़र ऊपर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारा तारा जो है वो टिमटिमाते रहता है, स्टार्स आपके ट्विंकल्स करते रहते हैं। उसी में किसी किसी का देखिएगा बहुत सारे जगह ऐसे दिखाई देगा जैसे आकाश में आपको आग लगा हुआ, आकाश में कैसा लगा हुआ है? कोई चिंगारी आपको जल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि आपको आकाश से बहुत सारे गोलीय आकृति का, गोलीय यानी क्या? गेंद और फुटबॉल जैसा जलता हुआ चीज़ आकाश से हमारे पृथ्वी पर गिरता है, आकाश से हमारे पृथ्वी पर गिरता है। उसी को उल्का कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? उल्का कहा जाता है। और उसी को लूका भी कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? लूका भी कहा जाता है। उसी को जलता हुआ तारा भी कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? जलता हुआ तारा भी कहा जाता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको लूका क्या होता है? तो लूका आपको बेटा आकाशीय पत्थर होता है। वो क्या होता है? एक आपका आकाशीय पत्थर होता है और इसके कई एक नाम होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आकाश से जो गोलीय पदार्थ होते हैं जो जलते हुए हमारे पृथ्वी पर गिरता है, जलते हुए हमारे पृथ्वी पर गिरता है, उसी को लूका भी कहा जाता है। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं?
उल्का के नाम से जानते हैं। और वो जब हमारे पृथ्वी पर गिरता है तो हमारे लिए कई मायने में क्या होता है, हमारे लिए कई मायने में वो बेनिफिशियल होता है, हमारे लिए कई मायने में वो बेनिफिशियल होता है। तो बेनिफिशियल किस एंगल से होता है, तो आकाशीय तत्व जब हमारे पास आता है तो उस तत्व का हम लोग क्या करते हैं, वैज्ञानिक क्या करता है, उस तत्व पर जो खगोल शास्त्री है वो क्या करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं। तो हमारे पृथ्वी के जलवायु से वहाँ का जो जलवायु होगा, वहाँ का जो वातावरण होगा, उसका बहुत सारे न्यूज हमको इकट्ठा हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, उल्का कहा जाता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये जलता हुआ चीज़ जो आकाश से हमारे पृथ्वी पर गिरता है, और वही आपका गोलीय पदार्थ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसी गोलीय पदार्थ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उल्का के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उल्का के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो उसी को हम लोग उल्का के नाम से जानते हैं। आपको समझ में, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि उल्का क्या होता है, उल्का जो होता है वो क्या होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। मेटर्स हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया, ये सारे चीज़ जो है जलते हुए रोशनी के साथ नीचे की ओर जो गोला गिरता है उसी को उल्का बोलते हैं। और इसी को आपको क्या कहा जाता है, इसी का और भी नाम है टूटते हुए तारे भी कहा जाता है और लूका भी कहा जाता है। ठीक है, जलते हुए प्रकाश की तरह ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। हम इसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर देते हैं। एक गोला जो जलते हुए प्रकाश की तरह पृथ्वी पर गिरता है उसे उल्का या लूका या गिरता हुआ या टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। उल्का, लूका या फिर टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, टूटते हुए तारे भी कहते हैं, या तीनों नाम इसी का होता है, टूटते हुए तारे भी कहते हैं। टूटते हुए क्या कहते हैं, तारे भी कहते हैं। टूटते हुए तारे भी कहते हैं, जो हमारे स्पेस के बाहर होता है, जैसे आपका एस्टेरॉइड्स हो गया, मीटर्स हो गया। ठीक है, ये बड़े बड़े चट्टान जो है, चट्टान की आकृति का बड़ा बड़ा, तो इसी को आकाशीय पत्थर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि उल्का क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति का क्या होता है, मात्रक होता है। तो पावर बेटा क्या होता है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। P बराबर W/T होता है। P बराबर W/T होता है। अब इसका यूनिट जब लिखिएगा तो इसका यूनिट आपका वाट हो जाता है। इसका यूनिट वाट लिख सकते हैं, या फिर इसका यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाट लिखो, या फिर इसका यूनिट किलोवाट लिखो। वाट लिखो या फिर किलोवाट लिखो। अब आपके पास यूनिट, वाट और किलोवाट इसमें नहीं है, ये यूनिट आपको नहीं दिया हुआ है। चलिए अच्छी बात। अब इसका W/T, तो W आपका कार्य होता है, तो कार्य का यूनिट जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड भी आपका यूनिट नहीं दिया हुआ है। जूल पर सेकेंड भी आपका यूनिट नहीं दिया हुआ है। अब W बराबर Fs होता है, फोर्स गुने टाइम बटा T होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और इसका क्या होता है, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो है ऑप्शन, न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन मीटर नहीं होगा, न्यूटन प्रति सेकेंड, क्रिया प्रति सेकेंड नहीं होगा, और आपका न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड बिल्कुल सही चीज़। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये भी इसका सही ऑप्शन था, और ये आपका ये भी था, ये भी था। दोनों में से ऊपर वाला नहीं दिया हुआ था, तो मैंने तोड़कर इसको निकाल दिया। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी आपका किसका, शक्ति यानी पावर का इकाई होता है। जो पावर का यूनिट होगा वो आपको यही होगा। आप लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले घबराइएगा नहीं, मैं सब चीज़ लिख देता हूँ दोनों मीडियम में। ये पावर है, और मात्रक का मतलब होता है यूनिट। मात्रक का क्या मतलब होता है, यूनिट होता है। ये भी क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है कि किसी पिंड को ज्यों किसी द्रव में घुलाया जाता है तो उत्प्लावन बल अचर हो जाता है, जबकि उत्प्लावन बल अचर हो जाता है जबकि। बेटा उत्प्लावन बल क्या कहा जाता है वो आपको मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको बायोन फोर्स कहा जाता है, BUOYANT, बायोन फोर्स कहा जाता है। ठीक है,
उत्प्लावन बल। मैं आपको बताता हूँ, आप आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े होंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े होंगे। क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है वो आपको 7th क्लास में पढ़ना है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आपने पढ़ा होगा। क्या आर्किमिडीज ने बताया था कि जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है, किसी चीज़ में डुबाया जाता है, तो डुबाते हैं तो डुबाने के बाद उससे जो वॉल्यूम आपका बाहर निकलता है, तो वो वॉल्यूम जो बाहर निकलेगा उसके द्वारा लगाया गया बल और उसके डालने के बाद जो फोर्स, जो बायोंट फोर्स लगेगा, वो दोनों आपके बराबर हो जाते हैं। ऐसा आर्किमिडीज ने बताया था। मैं आपको बताता हूँ कि फोर्स ऑफ बायोंसी क्या कहता है, वो ध्यान से देखिएगा। कि आपके पास बायोंट फोर्स का कहानी है, मैं आपको समझाता हूँ कि यह आपको कंटेनर में पानी है जो आपको द्रव पार्टिकल्स इसमें लगाएगा। आप क्या कीजिए कि इसमें किसी सब्सटेंस को डालिए। आप जब किसी सब्सटेंस को, ये आपका कोई बॉडी है, इस बॉडी को आप इसमें डालिएगा, किसमें, पानी में डालिएगा। तो जैसे ही डालिएगा ना, तो पानी के अंदर ये नहीं जाएगा, पानी के अंदर आपको ये नहीं जाएगा, तो इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। तो मास होगा तो ये mg के कारण नीचे की ओर मूव करेगा, mg के कारण नीचे की ओर मूव करेगा। तो जब ये नीचे की ओर मूव करेगा, उसी समय आपका वाटर जो होगा इसके बॉटम से, यहाँ से भी आपके इसके ऊपर एक बल लगेगा, जिस बल को हम लोग कौन सा बल बोलते हैं, तो बायोंट फोर्स बोलते हैं। इसी को बायोंट फोर्स कहा जाता है। अब जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तब इस पर ये बल लगेगा। लेकिन लगते लगते जैसे जैसे ये वस्तु आपको नीचे की ओर आते चला जाएगा, तो जैसे जैसे ये वस्तु जब पूर्ण रूप से नीचे डूब जाएगा, तो यही बायोंट फोर्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। शुरू में कोशिश करेगा कि इसको हम अंदर नहीं जाने दें। जिस गति से आप ऊपर से नीचे की ओर इस पर आप हाथ भी पानी में डालिएगा, तो आपको मेहनत ताकत लगाना होता है। आप ऐसे हाथ सीधा नहीं चला जाएगा। तो आप ताकत क्यों लगाते हैं, तो वही जो नीचे पानी जो आपके हाथ के ऊपर बल लगाता है, जिस फोर्स को बायोंट फोर्स या बायोंसी कहा जाता है, उत्प्लावन बल, तो वो उत्प्लावन बल के ज़्यादा बल लगाते हैं, तब हमारा हाथ पानी में जाता है। और आप पूरा जब चला जाएगा बॉटम में, हाथ डाल देंगे टोटल का टोटल पानी में, तब वो बल आपको नहीं लगेगा। लेकिन पानी के ऊपर जब रखिएगा, तो बॉटम तक अगर नहीं जाएगा, आप पानी के ऊपर तक रहेगा, तो आपको लगेगा कि कोई भी चीज़ जो है हमारे हाथ को ऊपर की ओर धक्का दे रहा है, तो वही आपको उत्प्लावन बल होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो क्या कहता है कि उत्प्लावन बल जब पूर्ण रूपेण डूब जाता है, घुल जाता है, मिल जाता है उसमें, ये कोई भी पार्टिकल से जो पूर्ण रूपेण गल उल के उसमें मिल जाएगा, तब आपका उत्प्लावन बल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वो अचर हो जाता है। तो क्या कहता है कि ऑप्शन में पिंड पूरा डूबा रहे, पिंड आपका पूरा डूब जाएगा, यानी अंदर चला जाएगा, तब आपको अचर हो जाएगा, तब उस पर फोर्स नहीं लगेगा और अपने से उसको नहीं फेंकेगा, यानी बाहर रहेगा तब। यही पिंड आपको यहाँ पर पूर्ण रूपेण आपको यहाँ पर डूब जाएगा ये पिंड, तो इस पर उत्प्लावन बल नहीं लगेगा। इस पर क्या होगा, उत्प्लावन बल नहीं लगेगा, उत्प्लावन बल नहीं लगेगा। लेकिन ऊपर वाले पर लगेगा, बल नहीं लगेगा। इस पर उत्प्लावन बल क्या होगा, नहीं लगेगा। लेकिन ऊपर वाले पर क्या होगा, उत्प्लावन बल आपको लगेगा, नो डाउट कि नहीं लगेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन लेक्चर जो आपको कॉन्सेप्ट का फिजिक्स का आपको दिया गया, ये ज़बरदस्त, और एक एक क्वेश्चन जिसके अभी तक जो क्वेश्चंस दिए गए थे सबसे अलग क्वेश्चंस थे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना भूलना नहीं है। हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।